जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दामाने तर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। जुबां बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुलू से हर्फ करो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। शिकस्ता पा हूँ, मलाले सफर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव आयनिक मास और रिलेटिव फार्मूला मैसेज शामिल हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है और एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है। और फिर हम ये सीखेंगे कि कंपाउंड्स की परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मुराद है और कौन कौन से फार्मूले हैं जिनसे हम कंपाउंड्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास से। कोई भी जो मटेरियल चीज़ है उसका अपना एक ख़ास मास होता है। क्लासरूम में आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर का अपना एक ख़ास मास है, शायद 50 ग्राम हो, 60 हो, 100 हो, व्हाट्सएवर। बुक है मेरे हाथ में, इस बुक का कुछ मास होगा, मे बी 200 ग्राम, 400 ग्राम, हाफ kg। डाइस पड़ा है, डाइस आपको बुक की निस्बत उठाना मुश्किल लगेगा क्योंकि वजह क्या आप कहेंगे कि ये हैवी है, यानी उसका मास ज़्यादा है। इवन कि एक तिनका पड़ा है फर्श पर तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, हालांकि वो बहुत हल्का है, बहरहाल उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब जो एटम्स हैं ये भी क्योंकि मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो एटमों का भी अपना एक डेफिनेट मास होता है। तो जब हम किसी एटम का मास बताते हैं तो उसको एटॉमिक मास कहा जाता है, यानी एटॉमिक मास से मुराद है मास ऑफ ए सिंगल एटम। अब एटॉमिक मासेस जो होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव वैल्यूज। इनको रिलेटिव वैल्यूज के तौर पर एक्सप्रेस किया जाता है। हम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि रिलेटिव वैल्यू का क्या मतलब है। कोई भी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसे हम दो तरह से ले सकते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू और एक रिलेटिव वैल्यू। हम बताते हैं कि एक दीवार है, उसकी ऊंचाई इतनी है, मसलन उसकी ऊंचाई 10 फुट है। अब एक और दीवार है, हम कहते हैं कि उसकी जो ऊंचाई है वो 20 फुट है। ये जो दो हमने लेंथ की वैल्यूज बताई ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाएंगी। ये दीवारों की जो हाइट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब हम इसी चीज़ को यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी दीवार है वो पहली दीवार से हाइट में दुगनी है। अब हाइट में दुगनी का ये मतलब हुआ कि जितनी भी ऊंचाई, जितनी भी हाइट पहली दीवार की होगी उससे डबल दूसरी दीवार की हाइट होगी।
पहली अगर 5 फुट है तो दूसरी 10 होगी, पहली 10 है तो दूसरी 20 होगी। ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिलेटिव वैल्यूज़ हैं। तो एटॉमिक मैसेज भी रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब रिलेटिव वैल्यू के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू मुकर्रर की जाती है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में कहा कि एक दीवार दूसरी दीवार से दुगनी है हाइट में, तब उसमें जो पहली दीवार है उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया, दूसरी दीवार की ऊंचाई उसके लिहाज से बताई। एटॉमिक मैसेज में क्या किया जाता है? एटॉमिक मैसेज में कार्बन एटम को स्टैंडर्ड बनाया गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इससे पहले हिस्ट्री में ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड बनाया गया था। कार्बन एटम को स्टैंडर्ड बनाया गया और उसके एटम का जो मैस मुकर्रर किया गया है वो 12 है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होगा, ये इसको हम यूं डिफाइन करेंगे कि मैस ऑफ एन एटम obtained by comparing it with that of carbon atom taken as 12। कि जब हम किसी एटम का मैस उसको कार्बन एटम के मैस से कंपेयर करके हासिल करते हैं और इस मकसद के लिए कार्बन एटम का मैस 12 मुकर्रर करते हैं, तो इस मैस को रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। आपको ग्रीन कलर में डेफिनेशन नज़र आ रही है रिलेटिव एटॉमिक मैस की, जो भी एनिमेट भी हुई। मैं इसको दोबारा एनिमेट कर रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। Mass of an atom obtained by comparing it with that of carbon atom taken as 12 is called relative atomic mass। अब relative atomic mass जो होता है ये हमें ये बताता है कि एक एटम कार्बन एटम से कितने गुना भारी या हल्का है। मसलन मैग्नीशियम एटम है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 24 है, कार्बन का 12 मुकर्रर किया गया। तो अब ये वैल्यू हमें ये बताती है कि मैग्नीशियम एटम जो है वो कार्बन एटम से दुगना भारी है, यानी जितना मैस कार्बन का होगा उससे दुगना मैग्नीशियम का होगा। या यूं कह लें कि दो कार्बन एटमों का मैस और एक मैग्नीशियम एटम का मैस आपस में बराबर होंगे। फिर हम यूनिट की बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस और जो दूसरे रिलेटिव मैसेज हैं जो आगे अगली स्लाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज वगैरह, इन तमाम मैसेज के लिए जो यूनिट है उसका नाम है AMU, यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट। AMU इसकी एब्रिविएशन है, इसका मुखफ़फ़ है, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ की जाती है वो म्यू है। AMU को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि 1/12 of mass of carbon atom taken as 12 is called AMU। कार्बन एटम जिसका मैस 12 है, उसके मैस का जो 12th पार्ट होगा उसको हम AMU कहेंगे। इस AMU के अगर हम रिलेशंस देखें मैसेज की जो आम यूनिट्स हैं उनके साथ, तो किलोग्राम के लिए हम अगर बताना चाहें तो 1 AMU वुड बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में ये होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये जो दो रिलेशंस हैं ये आगे हमें हेल्प करते हैं मोल्स और दीगर कैलकुलेशंस में। इस स्लाइड में आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में चंद एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेस बताए गए हैं। मसलन हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये 15.996 है, इसको राउंड ऑफ करके हम 16 लिखते हैं। सोडियम का 23, सल्फर का 32, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 35.5, फ्लोरीन का 19। एक बात आप नोट करेंगे कि कल हमने मैस नंबर पढ़े थे या एटॉमिक मैस, तो यहाँ जो एग्जांपल नज़र आ रही हैं इन एलिमेंट्स की, अगर आपको याद हो तो मैस नंबर भी यही हैं सिवाय चंद एलिमेंट्स के, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, कार्बन, इनके मैस नंबर और इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेस एक जैसे हैं। हाइड्रोजन का मैस नंबर कल हमने 1 पढ़ा था, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैस 1.008 है। आगे चलकर एक
और टर्म आएगी एवरेज एटॉमिक मास। उसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपके जहन में आने वाले एक सवाल का जवाब दूंगा कि हम कैलकुलेशंस में फिर कौन सा मास यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम आगे चलेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद जो इस तरह के दूसरे रिलेटिव मासेस हैं उन्हें देखते हैं। जिस तरह हर एटम का अपना एक मास होता है, तो इसी तरह जो मालिक्यूल्स हैं उनका भी अपना एक ख़ास मास होता है। तो मालिक्यूल का वो मास जो हम उसको कार्बन एटम के साथ कंपेयर करने से हासिल करते हैं उसको रिलेटिव मालिक्यूलर मास कहते हैं। रिलेटिव मालिक्यूलर मास इज mass of a molecule obtained by comparing it with that of carbon 12। इसका भी कंसेप्ट वही है कि हम एक मालिक्यूल का मास मालूम करें कंपेयर करके कि वो कार्बन 12 से कितने गुना भारी या हल्का है। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उनकी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती हैं। हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, लेकिन जो रिलेटिव मालिक्यूलर मासेस या रिलेटिव फार्मूला मासेस वगैरह हैं उनको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव मालिक्यूलर मास जो होता है ये इट इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। आप ये टेक्स्ट एनिमेट होता देख रहे हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे अगर हम उनके एटॉमिक masses को जमा कर दें तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। सपोज हम वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। अब ये बराबर होगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटम क्योंकि दो हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे, प्लस रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रिलेटिव मास मैंने यहाँ 1 लिखा है, अब 1.008 लिखें या मैंने उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख दिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1। हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, एक एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन जाता है 2 + 16 यानी 18। इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3। O3 ओजोन का फार्मूला है जो कि ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। एटमॉस्फेयर में ये गैस पाई जाती है। अब इसका रिलेटिव मास बराबर होगा रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 48। इसी तरह रिलेटिव मास ऑफ NaCl ये आएगा रिलेटिव मास ऑफ सोडियम प्लस रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का 23 एटॉमिक मास और क्लोरीन का 35.5, ये बन जाता है 58.5। तो कोई भी रिलेटिव मास आपने मालूम करना है सिवाय एटॉमिक मास के, तो आपने करना ये होगा कि उस फार्मूले में, उस चीज़ का जो फार्मूला है उसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक masses जो हैं उनको जमा करते हैं। एटॉमिक masses क्योंकि वोकेबलरी की चीज़ है, हमें इन वैल्यूज़ को याद रखना होगा। तो सिंपली एटमों के जो रिलेटिव एटॉमिक masses हैं उन्हें जमा कर दें, आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या कोई दूसरा रिलेटिव मास आ जाएगा। फिर एक और डेफिनेशन आ जाती है कि रिलेटिव आयनिक मास। रिलेटिव आयनिक मास का कंसेप्ट भी वही है कि किसी आयन का वो मास जो हम उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हासिल करें। रिलेटिव आयनिक मास इज मास ऑफ एन आयन ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग इट विद दैट ऑफ कार्बन 12। और इसको भी मालूम करने का तरीकाकार वही है कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द आयन। आयन के अंदर जितने भी एटम्स हैं आप उनके एटॉमिक masses को जमा कर दें, आपको रिलेटिव आयनिक मास मिलेगा। आयन अब दो तरह के होते हैं, सिंगल एटम पर मुश्तमिल और एक ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल, पॉली एटॉमिक आयन्स और मोनो एटॉमिक आयन। अगर सिंगल एटम
पर मुश्तमिल कोई आयन है, जैसे आप इस स्लाइड में तीसरी एग्जांपल देखें, सोडियम आयन, तो जो उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका आयनिक मास होगा। सोडियम का एटॉमिक मास हम जानते हैं 23 है, तो इसका आयनिक मास भी 23 ही आएगा। अगर पॉली एटॉमिक आयन हो तो फिर ये होगा कि उस आयन के फार्मूले में जितने एटम्स हैं आप उनके एटॉमिक मासेस को जमा कर लें। अब आयन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज की आप परवाह नहीं करेंगे, चार्ज का इन मैसेज की कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होगा, चाहे चार्ज पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 1 यूनिट है, चाहे 2 यूनिट है। तो अब पहली एग्जांपल आप देखें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ OH आयन, तो ये आएगा रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल आ गया 17। SO4 का रिलेटिव मास बराबर होगा रिलेटिव मास ऑफ सल्फर प्लस रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 प्लस 64 यानी 96। और फिर इसी तरह रिलेटिव फार्मूला मास, relative formula mass is mass of any species, that is atom, molecule or ion, obtained by comparing it with that of carbon 12। असल में relative formula mass जो टर्म है ये एक जनरल टर्म है और ये टर्म अपने अंदर पिछले तमाम टर्म्स को इंक्लूड करती है, यानी relative atomic mass, relative molecular mass, relative ionic mass, इन तमाम को हम एक कलेक्टिव एक जनरल नेम जो दे सकते हैं वो रिलेटिव फार्मूला मास है। यानी रिलेटिव फार्मूला मास से मुराद किसी भी स्पीशी का रिलेटिव मास होगा, चाहे वो स्पीशी एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है। मोस्टली इस टर्म को यूज़ किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स की दफ़ा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, रादर दे आर कंपोज्ड ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स का आप कंसेप्ट चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अक्सर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मैसेज को रिलेटिव फार्मूला मास कहा जाता है। तो आप पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें ये जो इस स्लाइड में लास्ट लाइन में NaCl का जो मास है ये दरअसल रिलेटिव फार्मूला मास से हम लिखेंगे रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ NaCl। कैलकुलेट करने का आगे तरीका इसका वही होगा। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको पहले चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी सिंबल नजर आएंगी, क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस में, मुख्तलिफ एग्जाम्पल में मुख्तलिफ केमिकल फार्मूलाज नज़र आएंगे, मालिक्यूल्स के फार्मूला, आइंस नज़र आएंगे, एटम नज़र आएंगे। आपने ये करना है कि उनमें से जितने ज़्यादा फार्मूलों के रिलेटिव मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं वो करें, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं या इससे भी ज़्यादा हो जाए। ये काम मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आप एग्जांपल नंबर 7 देखें तो उसमें आपको फार्मूला मिलेगा MgSO4। तो अब आपको असाइनमेंट ये मिली है कि आप MgSO4 का रिलेटिव मास कैलकुलेट करके लाएं। अब वहाँ क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और होगा, आपने बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे नहीं जाना, आपने जस्ट कहीं भी जो फार्मूला नज़र आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो बस उसका रिलेटिव मास कैलकुलेट कर लें। आपको एग्जाम्पल 11 में KOH नज़र आएगा, H2SO4 नज़र आएगा, K2SO4 नज़र आएगा, इनके भी आपने जो फार्मूला मैसेज हैं वो कैलकुलेट कर लेने। अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम जो हैं उनके लिए ये मुमकिन है कि उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हों लेकिन जो एटॉमिक मैसेज हैं वो डिफरेंट हों। ये जो फिनोमिना है
इसको आइसोटोपी कहा जाता है और इस फिनोमिना को सबसे पहले सोडी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आइसोटोप्स की डेफिनेशन ये है कि isotopes are atoms of same element having same atomic number and different mass number। एक ही एलिमेंट के ऐसे मुख्तलिफ एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे हों लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हों तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। अब मसलन जो हाइड्रोजन गैस है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। उन 3 आइसोटोप्स के जो मैसेज हैं वो 1, 2 और 3 हैं, जबकि एटॉमिक नंबर सबका 1 है और उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिंबल्स देख रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है कि हाइड्रोजन गैस में जो एटम्स होंगे अगर हम उनके मैसेज मालूम करें तो हमें मैसेज के लिए 3 वैल्यूज़ उनमें मिलेंगी, यानी कुछ एटमों का मैस जो है वो 1 होगा, कुछ का 2 होगा और कुछ का 3 होगा। इसके अलावा कोई मैस हमें हाइड्रोजन के लिए नहीं मिलेगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, सबका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उनके जो मैसेज हैं वो 12, 13 और 14 हैं और उनके लिए सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो आप स्लाइड पे देख सकते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोपी का फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप्स में कौन से पार्टिकल की तादाद डिफर करती है। 3 जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनमें से कौन से पार्टिकल की तादाद आइसोटोप्स में मुख्तलिफ होती है। तो हमने जैसा कि कहा कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप का एक जैसा होते हैं। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप याद करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम इक्वल होते हैं। जब हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है तो मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है। तो फिर एक ही पार्टिकल बचा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद फिर मुख्तलिफ होगी। असल में हम कह रहे हैं कि मैस नंबर डिफरेंट है और मैस नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन क्योंकि इक्वल है मतलब फिक्स हैं तो फिर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हुई। तो आइसोटोप्स की आप एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर आपको किसी एटम या किसी स्पीशी का एटॉमिक नंबर भी मालूम हो और मैस नंबर भी मालूम हो तो आप उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइड में आपको बताई जा रही है। न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला होगा मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर और एटॉमिक नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अगर आप इनमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, कल के लेक्चर में याद करें हमने कहा था कि सिंबॉलिकली हम जो मैस नंबर होते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं और जो एटॉमिक नंबर है उसको सबस्क्रिप्ट में। तो सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू में से सबस्क्रिप्ट की वैल्यू को माइनस करते जाएं। तो 1H1 के लिए 1 - 1 आंसर 0 आया, 1H2 के लिए 2 - 1 1 और 1H3 के लिए 3 - 1 2। इसका मतलब है कि 3 आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद 0, 1 और 2 होती है। इसी तरह कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उनमें न्यूट्रॉन होंगे 12 - 6, 13 - 6 और 14 - 6, क्योंकि मैसेज पिछली स्लाइड में आपने देखे हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 सिंबल्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 12 - 6 6, 13 - 6 7 और 14 - 6 8। आइसोटोप्स के बारे में एक खास पॉइंट, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।
आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। उसकी वजह यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हैं, कितने पी में हैं, कितने डी में हैं, कितने एफ में हैं। अब आइसोटोप्स के क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर इनकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो भी सेम होगी, तो फिर उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी एक जैसी होंगी। ये रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता होता है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है। तो ये जो आप स्लाइड में रेड कलर में टेक्स्ट देख रहे हैं यही इसका आंसर है। इसके बाद आइसोटोप्स के हवाले से हम बात करेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। कोई भी आइसोटोप है उसका जो एक नेचुरल सैंपल होगा वो दरअसल मिक्सचर होगा ऑफ इट्स ऑल आइसोटोप्स, उसके तमाम आइसोटोप्स का। यानी हम कार्बन की बात करें, अगर हमें कार्बन का एक सैंपल मिलते हैं, मसलन कोयला मिलता है या डायमंड मिलता है, तो एक्चुअली उसमें तीनों कार्बन मौजूद होंगे। कार्बन 12 भी मौजूद होगा, 13 भी मौजूद होगा, 14 भी मौजूद होगा। अब सवाल ये है कि उनकी परसेंटेजेस क्या आपस में इक्वल होंगी, उनकी अमाउंट्स क्या इक्वल होंगी। मसलन अगर 100 ग्राम कार्बन है तो क्या तीनों 33 ग्राम होंगे या मुख्तलिफ होंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि क्या मुख्तलिफ सैंपल में ये परसेंटेज एक जैसी होगी या मुख्तलिफ होंगी, सैंपल टू सैंपल ये वेरी करेगी। इसका जवाब है कि हर एलिमेंट के लिए आइसोटोप्स की जो परसेंटेजेस हैं वो फिक्स हैं। किसी भी नेचुरल सैंपल के अंदर हमें एलिमेंट उन्हीं आइसोटोप्स के मिक्सचर के तौर पर मिलेगा और वो आइसोटोप उन्हीं परसेंटेजेस में मिलेंगे। मसलन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के जो दो मेन आइसोटोप्स हैं, तीसरा आइसोटोप बहुत ही रेयर है, तो पहले जो दो आइसोटोप्स हैं उनकी आप परसेंटेजेस 99.985 और 0.015 है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का आप कहीं से भी सैंपल उठा लें, उसमें जो हाइड्रोजन 1 है जिसका मैस 1 है वो 99.985% होगा। यानी तकरीबन आप समझ लें कि 1 लाख अगर एटम है तो उनमें से 99,985 एटम इसके होंगे और 0.015% दूसरा आइसोटोप होगा हाइड्रोजन 2, यानी 1 लाख में से तकरीबन 15 एटम उसके होंगे। ये जो फिक्स परसेंटेजेस होती हैं इनको नाम दिया गया रिलेटिव अबंडेंस का। तो हर एलिमेंट के लिए आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस हैं वो फिक्स हैं। ये रिलेटिव अबंडेंस जो होती हैं इनको मालूम करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो डिवाइस यूज़ की जाती है, टेक्निक को मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाता है और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। आगे आप इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। आइसोटोप्स के बारे में मज़ीद आपने रीडिंग बुक से करनी है। ये रीडिंग एक नॉलेज के हवाले से है, उसमें आइसोटोप्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया। उसमें से एक जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा कि वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मैस भी 4 का मल्टीपल हो वो बाकी तमाम आइसोटोप से ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑक्सीजन 16 पर 4 का टेबल जाता है, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन अब आप जानते हैं अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, आयरन 56, आयरन भी
आप जानते हैं कि आयरन के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह कार्बन 12, कैल्शियम 40। अब ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो आइसोटोप्स हैं जो बकसरत पाए जाते हैं इन नेचुरल फॉर्म, इन नेचर, अर्थ क्रस्ट के अंदर या पहाड़ों के अंदर या किसी भी दूसरी जगह एटमॉस्फेयर वगैरह में। बाकी तमाम आइसोटोप की निस्बत ये ज़्यादा अबंडेंट पाए जाते हैं। इसके पीछे जो वजह है, साइंटिफिक रीज़न है, उसको आप जो आपकी एडवांस स्टडीज़ हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हवाले से उसमें पढ़ेंगे। आगे ये टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में चंद एग्जांपल्स दी गई हैं एलिमेंट्स के, आइसोटोप्स की। हर आइसोटोप का मैस बताया गया है और उसकी परसेंटेज बताई गई है। इनको आप चेक कर सकते हैं बाद में। इसके बाद फिर कंसेप्ट आ जाता है एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस का। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि आपने मैस नंबर भी पढ़ा, आपने आज फिर रिलेटिव एटॉमिक मैस भी पढ़ा। सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि जब हम कोई कैलकुलेशंस करेंगे तो हम उसमें कौन सी वैल्यू यूज़ करें अगर ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट हों। जैसे हाइड्रोजन के लिए मैस नंबर 1 है और रिलेटिव एटॉमिक मैस 1.008 है, या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35 है, क्लोरीन का मैस नंबर 35 है लेकिन रिलेटिव मैस 35.5 है। तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करें? तो इसका जवाब ये है कि एटॉमिक मैसेज जो हम आगे यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस में, जो हमें पीरियोडिक टेबल में या दूसरे डाटा में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो असल में आइसोटोप्स की एवरेज होते हैं प्रोपोर्शनल टू देयर परसेंटेज अबंडेंस। हम आइसोटोप्स की एवरेज निकालते हैं परसेंटेज के लिहाज से, तो वो जो हमें एवरेज मिलती है उस एवरेज को हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो ये जो एवरेज आती है इसको एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस का फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फार्मूला कि एवरेज एटॉमिक मैस बराबर होगा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। आप पहले आइसोटोप की परसेंटेज और उसके मैस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप, इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करें। थर्ड आइसोटोप के मैस और परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करें। इन तमाम प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर्स आए, इन तमाम प्रोडक्ट्स को फिर आपस में जमा करें, इनका सम लें और फिर जो आंसर आए उसे 100 से डिवाइड करें। यूँ आपको एवरेज एटॉमिक मैस मिलेगा। इसके लिए हमारे पास एक आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 1 सॉल्व कराई जाएगी। यहाँ पर टेक्स्ट मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया जाएगा। हम एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मैस कैसे मालूम किया जाता है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। शुरू में जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने कंपाउंड्स की बात की तो हमने कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज के दरमियान रेशो फिक्स होती है। अब इन्हीं रेशोज को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो ये परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगी। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1/8 पार्ट्स हैं। फॉर एवरी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 1:8 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 11.11 और 88.89। तो हम कहेंगे कि वाटर के अंदर 11.11% हाइड्रोजन है और 88.89% ऑक्सीजन है। अब ये वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगी। परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको मालूम करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ किए जाते हैं
डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस्म का डाटा मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हम पहला फार्मूला सिर्फ पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में हम फिर बाकी 2 फार्मूलों के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। फार्मूला नंबर 1 है, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कंपाउंड का केमिकल फार्मूला पता हो, जैसे वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लूकोज का C6H12O6। तो उसके लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। आप उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं, उसके साथ कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं, फिर फार्मूले में उस एलिमेंट के जितने एटम्स हों उनसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NH3 अमोनिया। इसमें 2 तरह के एटम हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 1। NH3 का मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर लें। पीछे आप सीख चुके हैं, आपने तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस को जमा करने हैं, तो 14 + 1 × 3, 14 + 3 यानी 17 आ जाएगा। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज बराबर होगी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 मल्टीप्लाई बाय 1। जो फार्मूला है NH3, इसमें आपको एक ही नाइट्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 82.35%। और इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये आएगी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 मल्टीप्लाई बाय 3। फार्मूले में 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आया 17.64%। तो यूं अमोनिया की परसेंटेज कंपोजिशन ये होगी कि उसमें 82.35% नाइट्रोजन है और 17.64% हाइड्रोजन। आपके लिए फिर एक और असाइनमेंट, क्योंकि अब अगला लेक्चर इंशाल्लाह अगले सोमवार को होना है, तो आपके पास 4 दिन हैं, इसलिए आपको ये 2 असाइनमेंट्स मिल रही हैं। एक पीछे असाइनमेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला मैसेज की और दूसरी ये असाइनमेंट है। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 14 का A पार्ट और B पार्ट। A पार्ट में है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स। दिए गए कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। सिर्फ नाइट्रोजन की हर एक में मालूम करेंगे, हर एक में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी मालूम नहीं करनी। मसलन पहले फार्मूले में हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी मालूम नहीं करनी, सिर्फ नाइट्रोजन की करनी है। तो ये 3 फार्मूले हैं, इन तीनों में नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो तरीका ये होगा, पिछली एग्जांपल की तरह एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो आपको मेमोराइज करने होंगे। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का कैलकुलेट कर लीजिएगा एटॉमिक मासेस को जमा करके। तो उसके बाद फिर एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये फार्मूला, ओवर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, फिर जितने एटम मौजूद हैं उस एलिमेंट के फार्मूले में वो, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर B पार्ट है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन गिवन कंपाउंड। अब जो नीचे 3 कंपाउंड हैं, हर एक के लिए नाइट्रोजन की भी परसेंटेज मालूम करनी है और फास्फोरस की भी। इनमें से एक एग्जांपल को मैंने अगली स्लाइड में सॉल्व किया है, NH4 होल थ्राइस PO4। इसमें फार्मूला जो आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसके हवाले से भी एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। असल में उसी को बताने के लिए मैंने इस एग्जांपल को सॉल्व किया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और फास्फोरस का 31। अब फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है NH4 और फिर ब्रैकेट से बाय 3। अब इसको हम यूं पढ़ेंगे NH4 होल थ्राइस PO4। ये फार्मूला पढ़ने का तरीका है, NH4 होल थ्राइस PO4। अगर ब्रैकेट के बाय 2 लिखा होता तो हम पढ़ते ट्वाइस।
अब ये ट्वाइस और थ्राइस क्या है? ट्वाइस थ्राइस का ये मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है वो उतनी दफ़ा है मालिक्यूल में, फार्मूले में वो चीज़ उतनी दफ़ा है। अब ब्रैकेट में NH4 लिखा हुआ है, यानी 1 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, तो ये पूरे मालिक्यूल में, पूरे फार्मूले में एक दफ़ा नहीं है बल्कि 3 दफ़ा है। या आप यूं कह सकते हैं कि फिर नाइट्रोजन एटम इस फार्मूले में 3 है, ब्रैकेट के अंदर 1 और बाय 3 आप इन्हें ज़रब कर दें, 1 इंटू 3 3, और हाइड्रोजन एटम 12 है, ब्रैकेट के अंदर 4 और बाय 3 इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यानी ये फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता था, N3H12PO4, NH4 होल थ्राइस की बजाय आप लिख देते N3H12PO4, लेकिन वो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम उस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, क्योंकि इस तरह लिखने से ये फार्मूला बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। आगे जो जो आप मज़ीद केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा और इसका भी फिर जिक्र भी आगे चलकर, खसूसन जब हम आयनिक बॉन्ड्स वगैरह पढ़ेंगे और वैलेंसी पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको ये चीज़ एक्सप्लेन होगी। अब मालिक्यूलर मैस जब आपने मालूम करना होगा इसका, तो क्या करेंगे? आपने असल में अब ये करना होगा कि अब आपने एटमों की एक्चुअल तादाद जो दूसरी तरह हम लिख सकते हैं आपने वो लेनी होगी। यानी अब आपने यहाँ पर टोटल 3 नाइट्रोजन एटम कंसिडर करने होंगे, 12 हाइड्रोजन एटम कंसिडर करने होंगे, फिर 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन। मैंने इसको सॉल्व यूँ किया है कि मैंने ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है NH4 उसमें से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिया प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 4 लिया, और फिर ब्रैकेट के बाय 3 है तो फिर इस ब्रैकेट से बाहर एक और ब्रैकेट लेकर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और फिर इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, और फिर ब्रैकेट से बाहर फास्फोरस का लिया और फिर ऑक्सीजन का लिया, तो ये बन गया 14 या 4 लिखा हुआ है, 14 है ये, 14 नाइट्रोजन का प्लस 4 हाइड्रोजन का बाय मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उससे बाय 31 प्लस 16 इंटू 4, ब्रैकेट के अंदर का 18 बना, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 31 प्लस 64, टोटल ये बन गया 149। अब आप परसेंटेजेस निकाल लें। नाइट्रोजन की परसेंटेज बराबर होगी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ओवर मॉलिक्यूलर मास 149 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप ये देखें ये जो फार्मूला है इसमें टोटल नाइट्रोजन 3 बनेंगे, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, n के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 नाइट्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3 की और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 28.2%। फास्फोरस की परसेंटेज आएगी, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 ओवर मॉलिक्यूलर मास 149, फास्फोरस एटम एक ही है फार्मूले में तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 20.8%। ये इस फार्म जो कंपाउंड है जिसको अमोनियम फास्फेट कहते हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेजेस आ गई। तो इस तरह बाकी जो फार्मूले हैं उनमें आपने परसेंटेजेस को सॉल्व करना है, और नेक्स्ट टाइम जब अगला लेक्चर होगा तो आपने अपनी असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें जो सवालात हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपको इसी लेक्चर के जो हैंड आउट्स हैं वो भी थोड़ी देर तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह सोमवार को हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।